तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल फील ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो उम्मीद है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेक्चर देख के यहाँ पे आए होंगे। अगर वो नहीं देखे हैं तो एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आज का हमारा गोल है वो है एक तो यूनिट्स ऑफ टाइम को कंप्लीट करना और दूसरा है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग यूनिट्स। मतलब किसी भी यूनिट को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, हमें किसी यूनिट को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ। देखो, यूनिट्स ऑफ टाइम हमने पहले ही पढ़ ली थी, कहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट्स में, कि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, ये चीज़ पता है ना। हाँ, ये चीज़ पता है। एक सेकंड अच्छे से हाईलाइट कर लेता हूँ, सेकंड। ठीक है, अब एक सेकंड को डिफाइन कैसे किया जाता है। देखो, एक एक डे जो होता है, एक डे, ठीक है, उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, पता होगा इतना। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, ये भी पता होगा सभी को। 24 इंटू 60 मिनट, ठीक है। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगर हमें एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, यही होगा ना। इतना आया, हाँ आ गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। फिर मैंने कहा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। ये सब तो हमको पहले से पता है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। फिर 24 आवर्स में भी हमने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम एक दिन में कितने मिनट होते हैं ये निकाल सकें। पर अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे मिनट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। अभी अगर हमें मिनट से सेकंड को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। तो मेरे पास क्या आ गया कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 86,400। मतलब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड। इतना आ गया। अब अगर 86,400 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना होता है, एक दिन होता है। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1/86,400 ऑफ अ डे। लिख सकता हूँ ना ऐसा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 डे, 1 डे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो 1 डे है वो किसके बराबर है, 86,400 सेकंड के। तो एक सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सिंपल एक सेकंड की, वो कितना होगा, 1/86,400 हो जाएगा, 1/46,400 हो जाएगा ना एक दिन का, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या किया उन्होंने, एक सेकंड को डिफाइन करा कि अ सेकंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का मतलब क्या है, सोलर डे वो टाइम होता है जिसमें अर्थ, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमती है। हमें पता है ये टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे का होता है या तो एक दिन होता है। तो इसी को बोलते हैं मीन सोलर डे, कि अर्थ अपनी एक्सिस पे जब गोल गोल घूमती है ना, तो वो एक चक्कर, एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है, उसको हम बोलते हैं मीन सोलर डे। और उसकी ड्यूरेशन लगभग कितनी होती है, या तो 24 आवर्स, या तो 24 इंटू 60 मिनट्स, या तो 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, इतना आ गया। तो हमने क्या किया, सेकंड्स, एक डे के टर्म में किसको डिफाइन कर दिया, एक सेकंड को, कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1/46,400 ऑफ अ डे। ठीक है, आगे चलें, चलो। फिर हमने तो यहाँ पे क्या किया, एक डे के रिस्पेक्ट में करा एक सेकंड को डिफाइन। पर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई कभी कभी क्या होता है कि अर्थ की ड्यूरेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें कोई एक्यूरेट चीज़ चाहिए जिससे हम एक सेकंड को मेजर कर पाएँ। तो 1956 में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने एग्री कर लिया कि जो ईयर 1900 है ना, ये ईयर 1900 है, उसको हम क्या बना देंगे, एक ऐसे आइडियल ईयर बना देंगे,
और हम इसी के रिस्पेक्ट में किसको डिफाइन करेंगे, 1 सेकेंड को डिफाइन करेंगे कि 1 सेकेंड होता कितना है। तो फिर हमने क्या किया, ये जो ईयर है ना 1900, हमने उसमें निकाला कि उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए ये निकाला कैसे ये देखते हैं। हमें ये पता है कि एक ईयर कब होता है पूरा, जब ये मान लो सन है तो अर्थ क्या करती है, उसके जब अगल बगल एक चक्कर पूरा ऐसे घूम जाती है, मतलब पूरा ऐसे एक चक्कर लगा लेती है अर्थ, तो उसको क्या बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। ठीक है, 1 ईयर बोलते हैं। अभी वैसे तो कहने को 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, पर असली में ऐसा नहीं होता। ये सुना ही होगा ये चीज़ कि अर्थ अगर मान लो, एक बार इसको मिटा लेता हूँ, अर्थ ने अगर यहाँ से स्टार्ट करा, वो यहाँ से गया 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 और वापस यहाँ पे आ गया, तो 365 डेज तो लगेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है, 0.25 डेज और आ जाते हैं। ये पता है ना, 0.25 डे बोल दो या तो 6 आवर्स बोल दो। 0.25 को क्या होता है, 1/4 ही तो होता है ना 0.25, मतलब 1/4 ऑफ अ डे। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो क्या ये इसके बराबर आ गया, आ गया। मतलब अर्थ को यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आने तक 365 डेज तो लगेंगे, पर 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। इसी 6 आवर्स का रीज़न है कि हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। ये बेसिक चीज़ें पता होंगी ना। तो वैसे ही हम एक ईयर को 365 डेज नहीं लिखते एग्जैक्ट, हम एक ईयर को किसके हिसाब से लिखते हैं, 365.24 या 0.25 लिख देते हैं। ठीक है, एक्यूरेट होता है वैसे 24, पर हम ऐसे लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए 0.25। ठीक है, तो 1 ईयर कितना होता है, अराउंड 365 पॉइंट कितना 25 डेज। मतलब एक साल में कितने, 1900 जो हमारा ईयर था, ठीक है, उसमें कितने आए डेज, इतने आए डेज। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इसको मैं 86,400 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सेकंड्स निकालने के लिए, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो एक साल में कितने दिन, 365.25 इतने दिन। पर हमें दिन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड्स। तब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400। तो 365 डेज में कितने होंगे, इनटू कर देंगे 86,400। जब हम इसको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास ये नंबर आता है, ये इतना बड़ा नंबर। मतलब एक साल में हमारे पास इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। या तो 3.15 लिख दो या तो 3.16 लिख दो, राउंड ऑफ करके, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इतना एक साल में कितने सेकंड होंगे, 3.16 इंटू 10⁻7। पर हमें यहाँ पे एक साल को डिफाइन नहीं करना, हमें यहाँ पे किसको डिफाइन करना है, एक सेकंड को। तो हम क्या लिखेंगे कि एक सेकंड क्या होता है, 1 अपॉन इतना ऑफ अ ईयर होता है। क्यों, क्योंकि एक ईयर में कितने सेकंड, इतने सेकंड, इतने सेकंड। तो एक सेकंड कितना हो जाएगा, 1 ईयर अपॉन ये वाला टाइम हो जाएगा, ये वाला टाइम जिसको मैं मान लो टी कह देता हूँ, यही होगा ना। उस हिसाब से क्या ये वाली डेफिनेशन सही बैठ रही है, बिल्कुल बैठ रही है। कि एक एक ईयर में कितने सेकंड हुए, 3.16 इंटू 10⁻7। तो एक सेकंड में कितना होगा, 1 ईयर अपॉन 3.16 इंटू 10⁻7, इतना आ गया। तो हमने किस किस में डिफाइन कर लिया एक सेकंड को, पहले तो हमने एक डे के टर्म में मेजर करा सेकंड को, ये वाला जो था एक डे के टर्म में मेजर करा। उसके बाद हमने ईयर के टर्म्स में मेजर करा, और वो ईयर भी कौन सा, 1900। ठीक है, ये पहले ही बता दिया कि 1900 को ही क्यों लिया, क्योंकि साइंटिस्ट बस आए, पूरा उन्होंने चर्चा करी कि किस ईयर को लेना चाहिए, और फिर वो आए कि हाँ भाई हम 1900 को लेंगे एक आइडियल ऐसे। ठीक है, आगे अभी बढ़ते हैं। फिर आता है कुछ कुछ छोटे यूनिट्स ऑफ टाइम। देखो छोटी यूनिट्स कौन कौन सी हैं टाइम की, एक है मिली सेकेंड, एक सेकेंड, एक है मिली सेकेंड, एक है माइक्रो सेकेंड, एक है शेक। अभी ये मैंगो शेक या बनाना शेक वैसा वाला नहीं है, इसको भी क्या कहते हैं, एक यूनिट ऑफ टाइम होती है।
और एक है नैनो सेकंड। तो 1 मिली सेकंड तो हमें पहले से ही पता है कि 1 मिली सेकंड कितना होता है, वही बताओ। 1 मिली का मतलब कितना होता है, हमने पढ़ा था 1-2 लेक्चर पहले ही। कितना होता है, 10⁻³ होता है, ये पता है। और आगे सेकंड तो लगा हुआ है, सेकंड लगा देंगे। तो ये कितना बना, 1 मिली सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेकंड। वैसे ही 1 माइक्रो सेकंड, माइक्रो को हम ऐसे लिखते थे, 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल्स टू कितना होता है, देखो माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6 कितना होता है, 10⁻⁻6। और सेकंड हम यहाँ पे लगा देंगे। क्या ये सही बना, 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 सेकंड। ठीक है। अब आता है शेक। अब ये कभी सुना नहीं होगा, तो ये बता देता हूँ, ये काफ़ी स्मॉलर यूनिट होती है एक टाइम की। और एक शेक कितना होता है, ये स्नेक नहीं है, ठीक है, शेक है, एच। हाँ, एक शेक कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1 नैनो सेकेंड। ये भी हमें पहले से पता है, क्यों, क्योंकि नैनो क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है, 10⁻⁹ होता है नैनो। और सेकंड तो सेकंड, आगे सेकंड लगा देंगे। क्या ये चारों चीज़ें आ गई, आ गई। अब एग्ज़ाम में कभी कभी क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में, किसी भी दोनों के बीच में वो कहेगा कि रिलेशन बताओ क्या होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं शेक और नैनो सेकंड का। मैंने कहा कि भाई एक शेक में कितने सेकंड है, 10⁻⁻8। वहीं मैंने कहा कि एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड है, 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है। तो अभी क्या मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लिख सकता हूँ, 1 नैनो सेकंड अगर इज इक्वल टू 10⁻⁹ है, ठीक है, 9 सेकंड है, तो मैं एक सेकंड को यहाँ से बोल सकता हूँ 1/10⁻⁹ नैनो सेकंड। ऐसे बोल सकता हूँ ना, कि मैंने सेकंड को यहीं पे रखा और यहाँ से एक सेकंड को डिफाइन कर दिया, इसको मैं इसके नीचे लेके आ गया, कर सकता हूँ ऐसा। तो एक सेकंड कितना हो जाएगा, 10⁹ नैनो सेकंड, इतना आ गया। ये हमारी मान लो इक्वेशन 1। अभी एक और चीज़, एक शेक कितना होता है, 10⁻⁻8, ये है 8 सेकंड। ठीक है। अभी देखो 10⁻⁻8 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो हमने सेकंड है ना, ये यहाँ पे, इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम इस सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻9 नैनो सेकंड, इतना आ गया। अब देखो ये क्या है, -8, ये क्या है, +9, और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों को मुझे प्लस करना होगा, -8 और 9 को प्लस करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो अगर मैं -8 + 9 करता हूँ तो कितना आता है आंसर, 1 आता है, प्लस में 1 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 शेक इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 10⁻1 नैनो सेकेंड। 10⁻1 क्या होता है, 10 ही होता है, तो 10 नैनो सेकेंड आ जाएगा। मतलब 1 शेक इज इक्वल्स टू 10 नैनो सेकेंड। ये एक एग्जाम्पल से समझाया, एग्जाम में कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि हमें क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है। जैसे यहाँ पे एक शेक की थी और यहाँ पे एक नैनो सेकंड की थी, तो मैंने स्टार्टिंग किससे करी, नैनो सेकंड से करी। फिर उससे मैंने एक सेकंड की वैल्यू निकाली, एक सेकंड की जब वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 बन गई, उसको मैंने क्या किया, दूसरी वाली यूनिट मतलब उसको शेक वाली में क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। आई होप यहाँ तक आ गया, कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा। अब आते हैं कुछ बड़ी यूनिट्स ऑफ टाइम की। ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, इनको मतलब क्या ही बताना है, ऐसी शर्म आती है इनको बताने में भी। 1 मिनट, 1 मिनट सभी को पता है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। बच्चा बच्चा भी आता है भाई, दूसरी क्लास के बच्चे को भी पकड़ लो, उसको भी पता होगा 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। फिर आता है 1 घंटा, 1 घंटा कितना, 60 मिनट। ये पता है 1 घंटा 60 मिनट। एक बार इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 आवर इज 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, अभी अभी हमने पढ़ा। तो हम क्या कर देंगे, 60 इंटू 60 कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 3600 सेकंड। मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं,
3600 सेकेंड होते हैं। इतना आ गया, ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया। फिर आता है एक दिन। एक दिन क्या होता है, जब ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, और इसका ये है एक्सिस जिस पे वो घूम रही है, सन के अगल बगल नहीं, अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल गोल। एक तो देखो, एक तो अर्थ ऐसे घूमती है, ऐसे 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 ऐसे, किसके अराउंड, इस सन के अराउंड। पर हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये जो अर्थ है, मान लो ये ऐसे, वो बस ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, ऐसे ही, समझ में आया, रोटेट कर रही है। वो जो सन के अगल बगल घूमती है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। पर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रोटेशन की। तो रोटेशन के लिए मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये मान लो ऐसे ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस के अगल बगल। तो जितने टाइम में वो एक राउंड अपना कंप्लीट करेगी ना, मान लो यहाँ से शुरू करा और वो वापस यहीं पे आके पहुंच गया वो पॉइंट, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, एक डे बोलेंगे। तो टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। और हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमने पहले से ही निकाल दिया, पर एक और बार मैं बता देता हूँ, इसको मिटा दें, ठीक है। 1 डे कितने घंटे, 24 घंटे। अब एक घंटे में कितने मिनट, बताओ बताओ बताओ, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो अगर मुझे मिनट्स निकालने हैं तो मैं क्या कर दूंगा, 24 × 60 कर दूंगा, इतने मिनट। इसका आंसर कितना होता है, 1440 मिनट। मतलब एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। और सेकंड हमने पहले से निकाल दिया है, क्या कर देंगे, 24 × 60 कर देंगे। 60 क्यों करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 मिनट्स होते, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 24 × 60 मिनट में कितने होंगे, 24 × 60 सेकंड होंगे। समझ में आया, जिसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल दी थी, 86,400 सेकंड। आ गया इतना, ये चीज़ें हमने पहले से ही कर ली थी। फिर ये थोड़ी थियोरिटिकल चीज़ है, इनको मैं ऐसी मतलब रीड करके बता दूंगा कि इनमें लिखा क्या हुआ है। देखो, एक महीना हमें पता है, एक महीने को हम अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं, 30 दिन का ले लेते हैं। वैसे 31 डेज का भी होते हैं कुछ कुछ मंथ्स, ठीक है। और कुछ कुछ मतलब एक ही होता है फरवरी, कुछ कुछ क्या, तो वो जो होता है 28 डेज का, सिंपल अगर मैं मंथ की बात करूँ, सिंपल फरवरी की, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या बताया गया है कि जो वेस्टर्न कैलेंडर है ना हमारा, वेस्टर्न कैलेंडर भी बोलते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, जिसमें 12 महीने आते हैं, ये जो करंटली यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये जो मंथ्स है ना, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। वहीं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन सब में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। और फरवरी होता है 28 दिन का, या तो 29 डेज होते हैं उसमें लीप ईयर में, ठीक है। पर अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लेते हैं, एक मंथ में 30 दिन लेते हैं। और 12 महीने में कितने डेज आ जाएंगे, 365 डेज। ये सब जनरल इन्फो है, हम सभी को पता है। अब आता है लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या है, देखो, जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है ना, हिंदू कैलेंडर या मुस्लिम कैलेंडर, ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, मून की पोजीशंस पे। वो ना अर्थ से देखते हैं कि मून की पोजीशन क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में, फिर वो उस हिसाब से बताते हैं कि कितने टाइम में एक मंथ पूरा हो रहा है, और फिर कितने टाइम में एक ईयर पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर वो मून पे डिपेंडेंट है, मतलब हमारा कैलेंडर, ठीक है, हमारा एक मंथ किस पे डिपेंडेंट है, मून पे। और मून को हम क्या बोलते हैं, लूनर बोलते हैं। सन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सोलर, और मून के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूनर। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लूनर मंथ बोला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फेजेस ऑफ मून, फेजेस या पोजीशंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अब इस वाले लूनर मंथ के हिसाब से ना, एक लूनर मंथ के हिसाब से ना, एक महीना कितने का होता है, 29.5 डेज का होता है। वैसे अप्रोक्सीमेशन एक महीना कितने का होता है, 30 डेज का होता है। पर इस कैलेंडर के हिसाब से कितने का होता है, 29.5। और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें एक ईयर निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 354 डेज।
जो कि कुछ दिन किससे कम है, 365 डेज से। ठीक है, तो वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि ये 0.5 डेज कम है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ था, आप कुछ छोड़ तो सकते नहीं, तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ईयर। इस पर भी हमने चर्चा कर ली कि एक ईयर कितना होता है, 365 डेज होते हैं। और 1900 ईयर के रेफरेंस में हमने ये भी निकाल दिया कि एक ईयर में कितने सेकंड, 3.15 या 3.16 भी बोल सकते हो, इंटू 10⁻7 सेकेंड निकाल दिया। ये चीज़ आती है ना, हमने यहाँ पे करी थी, देखो ये ईयर 1900, इसमें भी हमने क्या करा, एक साल में कितने सेकंड होते हैं वही तो निकाला, वैसे ही करना है। ठीक है, तो एक ईयर होता क्या है, मैंने पिछली स्लाइड में भी समझाया था कि मान लो ये सन है, अर्थ ने यहाँ से शुरू किया, वो गोल गोल घूमा, रिवॉल्व करा, ठीक है, रोटेट नहीं करा, रिवॉल्व करा, और वापस यहाँ पे आ गया। तो इस सब में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक ईयर। तो 1 ईयर कैसे डिफाइंड होता है, एज द टाइम इन विच द अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के आने को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, अराउंड द सन, किसके अगल बगल, इस सूर्य देव के अगल बगल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं, कि एक साल वो टाइम पीरियड होता है जिसमें अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के सन के अगल बगल। ठीक है, फिर आता है लीप ईयर। और लीप ईयर का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, कुछ स्लाइड्स पहले मैंने क्या कहा था कि मान लो ये सन है और अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट करा और वो यहाँ पे आ गया गोल गोल घूमता हुआ। इसमें टाइम कितना लगता है, 365.25 डेज। ठीक है, पर हम मानते हैं कितना है, 365 डेज। तो ये 2.25 डेज जाते कहाँ हैं। ठीक है, मान लो फर्स्ट ईयर में इस हमने 0.25 डेज को अलग कर दिया, सेकेंड ईयर में हमने क्या कर दिया, 0.25 डेज को और अलग कर दिया, यहाँ लिखता जाता हूँ, प्लस 0.25। थर्ड ईयर में हमने क्या करा, फिर से 0.25 को अलग कर दिया, 0.25 डेज हैं। ठीक है, फोर्थ ईयर में क्या करा, एक और साल बीत गया और हमने फिर से इस पार्ट को अलग कर दिया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1 डे। मतलब 4 साल में 0.25 को अलग अलग करते गए, हम उसको हम सेव करते गए, तो 4 साल के बाद हमें क्या मिला, पूरा का पूरा एक दिन मिल गया। यही रीज़न होता है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, मतलब एक ईयर में 366 डेज होते हैं, एक डे हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी में कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं, और एक साल में 366 डेज होते हैं। इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ें। अब ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं बहुत। एक डिकेड हमने पहले पढ़ा था ना, जब मैंने बताया था कि जब हम बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं तो हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे किलो, हेक्टा, ये सब कुछ, मेगा, गीगा, ये सब कुछ। तो उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, डेका, याद है, डेका की पावर क्या होती थी, 10⁻1 होती थी। ठीक है, तो अगर मैं 1 डेकेड कहता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 10⁻1 ईयर्स बोल सकता हूँ, क्योंकि नाम में ही डेका आ रहा है, डेकेड में देखो डेका आ रहा है ना, शुरू के 4 अल्फ़ाबेट्स। तो इसका मतलब क्या है, 1 डेकेड कितना होता है, 10 साल का पीरियड होता है। इतना आया समझ में, ये चीज़ आई ना। देखो हमने कुछ रटा भी नहीं, हमारी जो पिछली नॉलेज थी हमने वहीं से इसको डिराइव करा। अब देखो, एक एक डेकेड कितना हुआ, डी लिख देता हूँ, 10 ईयर। एक ईयर में हमने निकाला था कितने सेकंड होते हैं, 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो 10 ईयर में कितने होंगे, 3.15 इंटू 10⁻7 इंटू 10 कर देंगे। अभी अगर मैंने इसको 10 करा, देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 7, तो क्या इन दोनों को प्लस करना होगा, अगर हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करना होगा। तो ये कितना आ गया, 3.15 इंटू 10⁸ सेकेंड। एक मतलब 10 साल की पीरियड में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं। आ गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब आता है सेंचुरी। ये तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसको ये ना पता हो सेंचुरी क्या है। अब क्रिकेट भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, तो उसमें विराट कोहली जब सेंचुरी बनाता है तो उसके कितने रन होते हैं, पूरे 100 रन ही होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता 50 रन बना दिए कोई अलग ही खुश रहे, वाह विराट भाई ने तो सेंचुरी मार दी, ऐसा तो कोई नहीं होगा। सबको पता है कि जब 100 रन बने तभी सेंचुरी लगती है।
तो इसका मतलब सेंचुरी का मतलब क्या है, 100 से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं तो हम एक सेंचुरी को क्या बोलेंगे, 100 साल बोलेंगे। अब 100 साल में ये देखा गया कि जो 24 साल होते हैं ना, वो होते हैं लीप ईयर वाले, मतलब उनमें होते हैं 366 डेज, और जो बाकी 76 ईयर्स बच गए 100 में से, उनमें क्या होते हैं 365 डेज। कोई भी सेंचुरी उठाना, मान लो 1900 से 2000 तक की सेंचुरी निकालना, नहीं 1900 से नहीं, 1901 से 2000 तक की, उसमें देखोगे कि कितना होता है, 24 हमको क्या मिलेंगे, लीप ईयर्स मिलेंगे, और बाकी बची हुई 76 क्या मिलेंगे, नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, इन्होंने निकाला कि एक सेंचुरी में कितने दिन होते हैं या कितने सेकंड होते हैं, ये भी निकाला। तो इन्होंने क्या किया, जो 24 साल थे ना, 24 साल, इनको किससे मल्टीप्लाई करा, 366 से। क्यों, क्योंकि इन 24 साल में कितने दिन आ रहे थे, 366 डेज आ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 24 इंटू 366 करा। फिर उन्होंने क्या किया, जो बाकी 76 ईयर्स बच गए, उनको 365 से मल्टीप्लाई करा। इसी से करेंगे ना, क्योंकि 76 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 365 डेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए वो क्या करेंगे, 76 इंटू 365। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आए 36,524 डेज। मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 36,524 डेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे याद नहीं रखनी, एग्जाम में आई भी तो निकाल देंगे, हमने लॉजिक बता ही दिया कि हम क्या करेंगे, 24 इंटू 366 करेंगे और 76 इंटू 365 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इतने दिन आ गए, ठीक है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400, पहले पढ़ लिया हमने। तो हम इसको 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एक सेंचुरी में ईयर्स भी आ जाएंगे। अभी एक सेंचुरी में ईयर्स निकालने की एक और ट्रिक है, ये देखो, एक साल में कितने सेकंड होते थे, आज चौथी बार बता रहा हूँ शायद, इतने। ठीक है, अगर मैं एक सेंचुरी की बात करूं, मतलब 100 सालों की बात करूं, तो क्या मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। अभी क्या मैं इस 100 को मिटा के 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये है 7, ये है 2, इनको क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा, 7 और 2 को मैं प्लस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 3.16 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगी। क्या ये वही चीज़ है ना। तो हमने एक सेंचुरी में कितने सेकंड होते हैं ये भी निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अभी है 1 मिलीनियम। अभी भाई नाम से ही लग रहा है कि एक मिलीनियम कितना होता है। देखो सेंटी यहाँ पे था ना, यहाँ पे था सेंचुरी में, देखो क्या आ रहा है, सेंट आ रहा है, सेंट का मतलब होता है 100, वैसे ही यहाँ पे मिल आ रहा है, और मिल का मतलब क्या होता है, 1000। तो एक मिलीनियम में कितने होंगे, 1000 साल होंगे। ठीक है, अब देखो, आज 5वीं बार बता रहा हूँ, एक साल में कितने सेकंड, 3.16 इंटू 10 टू द पावर 7। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1000 सालों का डेटा। तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं इस 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। अभी ये देखो, ये है 7, ये है 3, तो मैं लास्ट में रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करके 3.16 इंटू 10 टू द पावर 10 लिख दूंगा ना। तो एक मिलीनियम में कितने सेकंड्स हुए, इतने सेकंड्स हुए, लिख लिया, छाप लिया ना। चलो अभी इससे पहले एक और चीज बताता हूं। अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एक डे, ठीक है, एक डे में कितने सेकंड, 86,400 सेकंड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1 ईयर, 1 ईयर में कितने सेकंड, 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड। फिर हमने पढ़ा एक मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। फिर हमने पढ़ा 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, या तो 3600 सेकंड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक मंथ, उसमें कितने आए थे, उसमें आए थे 30 दिन आए थे। और अगर मैं एक सेंचुरी की बात करूं, अगर मैं एक सेंचुरी की बात करूं तो उसमें क्या होगा, 24 ईयर्स क्या होंगे, लीप होंगे,
और 76 ईयर्स क्या होंगे, जो लीप ईयर्स नहीं होंगे। क्या हमने इतना कुछ पढ़ा है अभी तक? मेजर चीज़ें हमने यही पढ़ी है ना, इन्हीं को याद रखना। और मतलब बाकी और जो भी चीज़ें हैं वो हम डिराइव करके निकाल सकते हैं खुद इन्हीं सब चीज़ों से। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही सिंपल सा है कि गाइडलाइंस क्या होती हैं किसी भी यूनिट को लिखने के लिए, रूल्स क्या होते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स। मतलब हम कभी भी कोई यूनिट लिखेंगे तो उसके गाइडलाइंस या रूल्स क्या क्या हैं कि हमें यूनिट कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ये हैं कुछ रूल्स कि हमें यूनिट कैसे लिखनी है। पहला, कि मान लो अगर कोई सिंबल है किसी यूनिट का जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ एक मीटर। अब मीटर तो कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो जब भी हम कोई ऐसी यूनिट लिखेंगे ना जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं है, तो हम उनका सिंबल हमेशा ऐसे स्मॉल में लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है हमारा सेकंड। अब सेकंड भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एस लिखेंगे। ठीक है, अब एक और है किलोग्राम। जैसे किलोग्राम भी ना तो किसी साइंटिस्ट का नाम है और ना ही ग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। लेकिन अगर वहीं जैसे मान लो फोर्स की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो सॉरी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सॉरी, हाँ मीटर बोल दिया था, न्यूटन होती है। ठीक है, तो अब न्यूटन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, हमें पता है। तो जब भी हम न्यूटन लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं। कभी भी स्मॉल एन देखा है न्यूटन में? नहीं देखा ना। हम कभी भी अगर न्यूटन लिखे तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं उसमें। जैसे एक और एग्जांपल है जूल। अब जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो हम जूल का सिंबल हम जब भी लिखते हैं तो हम कैपिटल जे लिखते हैं। ठीक है, अब एक और है पास्कल, है एक साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, ये किसकी, पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की होती है यूनिट। तो जब भी हम पास्कल लिखते हैं ना तो उसका हम पी मतलब हम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं और उसके बाद जो भी आएगा हम उसको स्मॉल रखते हैं। जैसे पास्कल का सिंबल होता है पी ए, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस पी को कैपिटल रखते हैं और ये ए हो जाता है हमारा स्मॉल में। देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी अगर हम सिंबल लिखेंगे किसी भी यूनिट का जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो वो किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, अब एक और है कि मान लो अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे एन फॉर न्यूटन है, जे फॉर जूल है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू फॉर वॉट है, और पास्कल पी ए। अब देखो पास्कल में हमने पी को कैपिटल रखा है और बाद में आने वाली उसको ए को स्मॉल में रखा है। अब है हर्ट्स, एच जेड, ये एच जेड ऐसे होता है हर्ट्स। इसमें भी हमने एच को कैपिटल रखा है और जेड को स्मॉल रखा है। तो वैसे ही जब हम साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट होगी, जब हम उसका सिंबल लिखेंगे ना, उस सिंबल को लिखते टाइम फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा और आगे आने वाले लेटर स्मॉल आएंगे। इतना आ गया। अब आगे चलते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हैं ना, जैसे मान लो वैसे तो हम केजी लिखते हैं, पर अगर मान लो हमने केजी नहीं लिखा, हम लिख रहे हैं किलोग्राम, तो क्या होगा, पूरा का पूरा नाम ही स्मॉल लेटर में आएगा। फिर चाहे वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हो या ना हो। अब मान लो अगर मुझे पूरा न्यूटन लिखना है, सिंपल एन नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, मुझे मुझे पूरा न्यूटन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, स्मॉल में लिखूँगा। मतलब अगर कोई भी यूनिट चाहे साइंटिस्ट के नाम पे है या नहीं है, अगर मैं उसका ऐसे पूरा नाम लिख रहा हूँ ना, तो हमेशा मैं किस में लिखूँगा, स्मॉल लेटर में लिखूँगा। ठीक है, जैसे द फुल नेम ऑफ द यूनिट, मतलब पूरा नाम लिखूँगा, भले ही वो साइंटिस्ट के नाम पे है या नहीं। तो किस में लिखूँगा, लोअर इनिशियल लेटर मतलब स्मॉल लेटर्स में। अब एक और, मान लो कोई यूनिट किससे बनी है, किन्हीं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से बनी है। जैसे एक टॉर्क या तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होती है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, न्यूटन का एन कैपिटल लिखेंगे, मीटर का एम स्मॉल। तो न्यूटन मीटर लिखने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, एक होता है एन डॉट एम, एक होता है एन इंटू एम ऐसे एन क्रॉस एम, और एक होता है सिंपल
Nm। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ना, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। हम इन तीनों को ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमें न्यूटन मीटर लिखना है। पर ये चीज़ सिर्फ क्लास 9 तक ही सही है, क्योंकि आगे अभी 11th में आने पर पता चलेगा कि इन तीनों का मतलब अलग है। तो फिलहाल अभी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है तो इसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो अब हमें और क्लियर होगा कि असली चीज़ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अभी आता है नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंड यूनिट्स। कंपाउंड यूनिट्स को एक तरीके से डिराइव्ड यूनिट ही मान लो। मतलब कंपाउंड यूनिट्स का मतलब ये कि वो एक से ज़्यादा यूनिट से बनी हो। जैसे न्यूटन मीटर हुआ, वो एक न्यूटन से बना है और एक मीटर से भी बना है, ये वाली यूनिट। तो वो क्या होगी, कंपाउंड यूनिट होगी। तो इन्होंने क्या बताया है कि अगर हम किसी चीज़ में नेगेटिव पावर आ रही है ना यूनिट में, इसका मतलब वो चीज़ डिवाइड हो रही है। जैसे स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, पता है हमें। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ नीचे थी ना, जब हम इसको ऊपर लाए तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। इतना आता है ना कि पावर अगर नीचे हो पॉजिटिव, ऊपर लेके आओ तो नेगेटिव हो जाती है, और अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे ही अब एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है पावर की यूनिट का, जो कि होती है वॉट या तो जूल पर सेकंड। तो जूल मैंने यहाँ पे लिख दिया जूल पर सेकंड। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ऐसे। ये देखो, ये नीचे था, इसको मैं ऊपर लेके आया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। अब ये पावर नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि ये जो एस वाला टर्म है, जो सेकंड वाला टर्म है, वो नीचे डिवाइड हो रहा था। तो वही बता रहे हैं कि नेगेटिव पावर कब आएगी, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से। जैसे हमने सेकंड को डिवाइड करा नीचे, सेकंड नीचे है ना, मतलब अपने मीटर को डिवाइड किससे करा, सेकंड से करा, तो सेकंड की पावर नेगेटिव में आ गई। वैसे ही जूल को डिवाइड किससे करा, सेकंड से करा, तो जूल की पावर भी ऐसे नेगेटिव में आ गई। अब एक और है कि कभी भी ना हम किसी भी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सिंबल तो लिखेंगे लेकिन शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम 10 मीटर्स को, देखो 10, अगर हम ऐसे बोलते हैं ना 10 मीटर्स भी अगर हमें लिखना है ना, तो हम एम एस कभी भी नहीं लिखते। ये मीटर्स का हम एस नहीं लगाते यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर हम एम एस लिखेंगे ना, तो इस स्मॉल एम का मतलब मीटर नहीं रहेगा, इसका मतलब बदल जाएगा मिली से, मिली। और इस एस का मतलब बदल जाएगा सेकंड से। तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, मिली सेकंड बन जाएगी, मिली सेकंड। हम निकाल रहे थे लेंथ, लेकिन आ क्या गया यहाँ पे हमारे पास, टाइम। तो पूरा का पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते। अगर हमें 10 मीटर लिखना है ना, तो हम सिंपल 10 एम ही लिखेंगे, 10 एम एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे उसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब आखिरी 2 पॉइंट्स कि देखो, अगर हमारे पास मान लो, पहली चीज़ हमें ये बताई गई है, मान लो मैंने किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करा और उसकी लेंथ आई मान लो 10⁻6 मीटर, मान लेता हूँ कि भाई इतनी लंबी है, 10⁻6 मीटर है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आंसर में 10⁻6 ऐसा कोई टर्म ना आए, मैं चाहता ही नहीं कि ऐसे 10 की पावर आए कुछ वगैरह, मैं चाहता हूँ सिंपल यूनिट्स में मैं इस चीज़ को लिख सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, वो जो प्रीफिक्सेस मैंने सिखाए थे ना, उनका यूज़ करूँगा। जैसे 10⁻6 के लिए हम क्या लिखते थे, मेगा लिखते थे, याद है। तो मैं लेंथ को क्या लिख दूँगा, मेगा मीटर। वैसे ही वॉट्स, अगर मैं हम पावर जब मेजर करते हैं ना, तो वॉट्स बड़े बड़े टर्म्स में आती है, मतलब पावर बहुत ज़्यादा बड़े टर्म्स में आती है। जैसे हो सकता है कि मैं बोलूँ 10⁻9 वॉट, इतनी वॉट की आ गई पावर। तो 10⁻9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गीगा वॉट लिख सकता हूँ ना। वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि अगर हमें पावर्स ऑफ 10 को अवॉइड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे यूनिट के साथ। जैसे यहाँ पे है किलो में, जैसे यहाँ पे है कि हम गीगावाट लिखेंगे, किलो मेगावाट नहीं लिखेंगे। किलो मेगावाट का मतलब भी क्या होगा, 10⁻9 ही होगा। क्यों, क्योंकि किलो होता है 10⁻3 और मेगा होता है 10⁻9, इन दोनों से मिलके ये बनेगा। पर हम ऐसा नहीं करते, अगर हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है तो हम एक ही प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, कोई एक ही। अब इन दोनों से 10⁻9 आ रहा था तो हमने एक ही प्रीफिक्स यूज़ करा, गीगावाट वाला, ठीक है।
तो अब एक और चीज़ बताई गई है कि जब भी हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं ना किसी भी यूनिट में, तो वो प्रीफिक्स भी खुद भी एक यूनिट की तरह ही काम करती है। जैसे मान लो ग्राम अकेले क्या होती है, एक यूनिट होती है, पर हम यूज़ क्या करते हैं, ऐसे किलोग्राम भी यूज़ करते हैं। तो अब किलोग्राम में ऐसा नहीं है कि ये किलो अलग है और ये ग्राम अलग है, ऐसा नहीं है। ये दोनों सेम बन जाते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ बन जाती हैं साथ में। मतलब वो होता है ना, दो जिस्म एक जान, वैसा वाला कुछ। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा किलोग्राम ही एक यूनिट है, किलो और ग्राम अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ, जैसे एक किलोमीटर का इन्होंने एग्जांपल दिया है, किलोमीटर क्यूब, तो किलोमीटर क्या हुआ, 1000 मीटर हुआ ना। तो किलोमीटर के क्यूब की बात कर रही है। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि किलोमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो पहले मैं किलो की वैल्यू लिखता हूँ 10⁻³ और फिर मीटर क्यूब लिखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे किलोमीटर का ही क्यूब है वो। किलोमीटर कितना होगा, 10⁻³ मीटर होगा ना। तो वो इस पूरे के पूरे का क्यूब है। ये कितना आ जाएगा, 10⁹ मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे बता क्या रहे हैं कि ये पूरा का पूरा किलोमीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, ये इसके पूरे के पूरे इसी का क्यूब है। मतलब किलो का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है। ऐसा नहीं है कि किलो अलग है और सिर्फ मीटर का क्यूब है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ बन जाती है, एक ही यूनिट बन के काम करती हैं वो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी गाइडलाइंस होते हैं किसी भी यूनिट को लिखने के लिए। आज के लेक्चर का हमने गोल पूरा कर लिया। अभी अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसकी डीपीपी भी मिलेगी ताकि कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कर सकें। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।